नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एस्पिरेंट्स ऑडियो बुक्स। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद। परिचय। महाजनपद महान प्लस जनपद जन या जनजाति का स्थान। प्राचीन भारत के वे राजनीतिक सामाजिक इकाइयां थी जो वैदिक युग के बाद उभरी। ये राज्य या गणराज्य थे जो स्थायी रूप से विकसित हुए और जिन्होंने भारत की प्रारंभिक राजनीतिक चेतना और सामाजिक व्यवस्था को दिशा दी। इन महाजनपदों का उद्भव लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जब समाज कृषि आधारित होता गया और जनजातियां संगठित होकर सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था की ओर अग्रसर हुई। महाजनपदों का उद्गम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वैदिक काल में भारत में अनेक जनजातियां थी जिन्हें जन कहा जाता था। ये जन धीरे धीरे जनपदों में परिवर्तित हुए, यानी वो भूभाग जहां कोई विशिष्ट जनजाति निवास करती थी। लोहे के उपकरणों के प्रयोग ने कृषि, युद्ध कला और निर्माण कार्यों में क्रांति ला दी। जैसे जैसे कृषि, व्यापार और जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे इन जनपदों की शक्ति और जटिलता भी बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप कुछ जनपद अत्यंत शक्तिशाली बन गए। यही कहलाए महाजनपद, अर्थात महान जनपद। 16 महाजनपद इस प्रकार है। 1. अंग। गंगा नदी के किनारे, आज के भागलपुर, बिहार के पास बसा था अंग। इसकी राजधानी थी चंपा। रेशम, मोती और व्यापार के लिए प्रसिद्ध। यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक जाते थे और इसकी समृद्धि से पड़ोसी राज्य मगध ईर्ष्या करते थे। अंत में मगध ने अंग को जीत लिया और इस तरह अंग मगध का हिस्सा बन गया। 2. मगध। मगध था सामर्थ्य का प्रतीक। इसकी राजधानी राजगिरी बाद में पाटलिपुत्र बनी। यहाँ के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। मगध ने धीरे धीरे अन्य राज्यों को जीतकर पूरे उत्तर भारत में अपना परचम लहराया। यही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बना। 3. वज्जी, वृज्जी संघ। ये कोई एक राज्य नहीं, बल्कि कई गणराज्यों का संघ था, जिसमें सबसे प्रमुख था लिच्छवी। इसकी राजधानी वैशाली थी, वही नगर जहां पहली बार महिलाओं, अम्पाली जैसी, को सम्मान मिला और जहां बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। यहां राजा नहीं, जनता का शासन था, एक तरह का प्राचीन लोकतंत्र। 4. मल्ल। मल्ल 2 भागों में बंटे थे, कुशीनगर और पावा। यही भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मल्ल भी गणराज्य थे। यहां निर्णय सभा में होते थे, तलवार से नहीं। 5. काशी। काशी यानी वाराणसी, ज्ञान और धर्म की नगरी। एक समय काशी बहुत समृद्ध थी, पर धीरे धीरे पड़ोसी राज्य कोसल ने इसे अपने अधीन कर लिया। फिर भी आज तक काशी भारत की आत्मा बनी हुई है। 6. कोसल। राजधानी श्रावस्ती, राजा प्रसेनजित का शासन। यही वो राज्य था जहां भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक समय बिताया। कोसल की धरती पर धर्म, न्याय और करुणा की बातें हर गांव में गूंजती थी। 7. वत्स, वत्स। राजधानी कौशांबी थी। ये शहर गंगा किनारे बसा था। राजा उद्यन अपने प्रेम और वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी उद्यन और वासवदत्ता आज भी प्राचीन प्रेम कथाओं में गिनी जाती है। 8. कुरु। आपने महाभारत में सुना होगा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। यही था कुरु जनपद, जहां धर्म, युद्ध, नीति और न्याय की बातें हर बच्चे को सिखाई जाती थी। कुरु अब साम्राज्य नहीं था, पर उसकी स्मृति भारत के दिल में बसी रही। 9. पंचाल। अहिच्छत्र उत्तर और काम्पिल्य दक्षिण 2 भागों में बंटा हुआ राज्य। ये वही भूमि थी जहां द्रौपदी का जन्म हुआ था। पंचाल विद्या और युद्ध कला दोनों में अग्रणी था। 10. मत्स्य, मच्छ। राजधानी विराटनगर, अब जयपुर अलवर क्षेत्र। राजा विराट के यहां ही पांडव
अपने अज्ञातवास के समय रुके थे। ये राज्य पशुपालन और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। 11 सुरसेन, राजधानी मथुरा, जहां कृष्ण का जन्म हुआ। यमुना के तट पर बसा ये राज्य व्यापार और संस्कृति दोनों में अग्रणी था। यहां की गलियां रेशम, संगीत और श्रद्धा से भरी रहती थी। 12 अश्मक, अस्सक, एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद, राजधानी पोटली, संभावित रूप से वर्तमान महाराष्ट्र। यहां की भूमि पथरीली थी, पर लोग कठोर परिश्रमी थे, योद्धा, व्यापारी और साधक। 13 अवंती, राजधानी उज्जैनी, मालवा की भूमि। यह राज्य 2 भागों में बंटा था, उत्तर और दक्षिण। राजा प्रद्योत के शासन में अवंती शक्तिशाली हुआ। बाद में यहीं से मौर्य काल की तैयारी शुरू हुई। 14 चेदी, चेटी, राजधानी शोपुर या सुखीती, क्षेत्र बुंदेलखंड। यहां के राजा शिशुपाल थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध में मारा था। चेदी संस्कृति और वीरता का प्रतीक था। 15 कंबोज, उत्तर पश्चिम की ठंडी हवाओं के बीच, आज के अफगानिस्तान और पंजाब के बीच बसा राज्य। यहां के लोग युद्ध कला में निपुण थे और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध। इनका जीवन कठोर था, पर सम्मान से भरा। 16 गंधार, राजधानी तक्षशिला, ज्ञान का मंदिर। यहां की विश्वविद्यालय में दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। राजकुमार परशुराम, पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वान इसी भूमि से जुड़े थे। यहीं से पश्चिम और पूर्व की सभ्यताओं का मिलन हुआ। प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्वरूप। प्राचीन भारत में महाजनपदों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया था। 1 राजतंत्र, मोनार्कीज, जहां राजा सर्वोच्च शासक होता था। शासन वंशानुगत होता था, पिता के बाद पुत्र राजा बनता था। जैसे मगध, कोसल, काशी, अवंती, वत्स आदि। राजा की सहायता के लिए मंत्र परिषद, सेनापति, पुरोहित, कोषाध्यक्ष जैसे अधिकारी होते थे। राजा का मुख्य कर्तव्य रक्षा, न्याय और धर्म की स्थापना था। उदाहरण, राजा बिंबिसार, मगध, कुशल प्रशासक और राजनयिक थे। उन्होंने विवाह संबंधों के माध्यम से कई राज्यों से मैत्री की। 2 गणराज्य, रिपब्लिक्स और ओलिगार्कीज, जहां शासन राजा नहीं बल्कि सभा, संघ द्वारा चलाया जाता था। निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों की संघसभा होती थी, जिसे संघ या संठा कहा जाता था। प्रमुख गणराज्य वज्जी, लिच्छवी, मल्ल, कुरु, पंचाल, कंबोज। इन राज्यों में राजा नहीं बल्कि राजा समान कई शासक होते थे, जिन्हें राजन या गणपति कहा जाता था। उदाहरण, वैशाली, वज्जी संघ, विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र माना जाता है। यहां 7,707 प्रतिनिधियों की सभा थी, जो जनता के हित में निर्णय लेती थी। महाजनपद काल की आर्थिक संरचना। इस काल में कृषि, व्यापार, शिल्प, कर व्यवस्था और मुद्रा प्रचलन में तेज विकास हुआ, जिसने प्राचीन भारत की आर्थिक नींव रखी। इस काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित, परंतु व्यापारिक और नगरीय स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर। 1 मुख्य आधार अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि थी। 2 नदियों के किनारे स्थित उपजाऊ मैदान, गंगा, यमुना, सरयू ने धान, गेहूं, जौ, तिलहन और दालों की पैदावार को बढ़ाया। 3 लोहे के हल, आयरन प्लाउशेयर का प्रयोग शुरू हो चुका था, जिससे उत्पादकता बढ़ी। 4 सिंचाई व्यवस्था का विकास, कुएं, तालाब, नहरें, बांध आदि। 5 भूमि अब राज्य संपत्ति, किंग्स डोमेन मानी जाती थी। किसान उस पर कर, भोग बटा भाग चुकाते थे। परिणाम, अधिशेष उत्पादन, व्यापार व नगरीकरण को प्रोत्साहन।
बी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। कृषि के साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय, बैल, भैंस, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि का उपयोग श्रम, परिवहन और युद्ध में होता था। कंबोज, गंधार और मथुरा क्षेत्र घोड़ा व गाय पालन के लिए प्रसिद्ध थे। सी शिल्प और उद्योग, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ग्रामीण व नगरीय उद्योग दोनों विकसित थे। प्रमुख शिल्प मृदभांड, पॉटरी, बुनाई, धातु कार्य, मेटल वर्क, हथियार निर्माण, आभूषण निर्माण, चमड़ा उद्योग। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW नामक चमकदार मृदभांड इसी काल की देन है। ये नगरीकरण का प्रतीक है। शिल्पकार वर्ग, कर्मकार, सुवर्णकार, लोहार, तक्षक आदि अब आर्थिक रूप से संगठित समुदाय बन चुके थे। डी मुद्रा प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। ये काल भारत में धातु मुद्रा, मेटल कॉइनेज की शुरुआत का युग था। प्रारंभिक सिक्के, पंचयूनित मुद्रा, पंचमार्क्ड कॉइन्स, चांदी के बने होते थे। ये सिक्के विभिन्न प्रतीकों से अंकित होते थे, सूर्य, बैल, वृक्ष, चक्र आदि। सिक्कों का प्रचलन व्यापार को स्थानीय से अंतरक्षेत्रीय स्तर तक ले गया। महत्व, मुद्रा ने कर संग्रह, व्यापार और नगरीकरण को गति दी। ई व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। कृषि अधिशेष और शिल्प वस्तुओं का व्यापार नगरों और ग्रामों के बीच होता था। व्यापारी वर्ग को सेठ या श्रेठिन कहा जाता था। व्यापारिक संगठनों या श्रेणियों, गिल्ड्स की अवधारणा विकसित हो रही थी। बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड। उत्तर पश्चिम से गंधार और कंबोज के माध्यम से पश्चिम एशिया व मध्य एशिया से संपर्क। दक्षिण में अश्मक राज्य के माध्यम से दक्षिण भारत और सागर तटीय व्यापार। कारवा मार्ग, ट्रेड राउट्स विकसित हुए। राजगृह से तक्षशिला तक उत्तरापथ और उज्जैनी से प्राची तक दक्षिणापथ। मुख्य व्यापारिक केंद्र राजगृह, चंपा, श्रावस्ती, वैशाली, कौशांबी, उज्जैनी, मथुरा, तक्षशिला। एफ नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। इस काल में दूसरी नगरीकरण लहर, सेकंड अर्बनाइजेशन, देखी गई। पहली थी सिंधु सभ्यता। कारण कृषि अधिशेष प्लस व्यापार प्लस सिक्कों का प्रचलन प्लस प्रशासनिक केंद्रों का विकास। नगर नियोजन, दीवारों से घिरे नगर, किलाबंदी, सड़कें, बाजार, मुद्राशाला। उदाहरण वैशाली, कौशांबी, राजगृह, श्रावस्ती, तक्षशिला। महत्व, नगरीकरण ने शिल्पकारों, व्यापारियों और प्रशासकों की नई वर्ग संरचना को जन्म दिया। जी कर और राजस्व व्यवस्था, टैक्सेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम। राज्य का प्रमुख आय स्रोत भूमि कर, भगा सामान्यतः उपज का 1/6 भाग। अन्य कर, भोग, कमोडिटी टैक्स, बलि, रिलीजियस ट्रिब्यूट, शुल्क, टोल और कस्टम्स, प्रदाय, सेस। राज्य नियंत्रण, व्यापारिक मार्गों और बाजारों पर शुल्क वसूलना। राजस्व से सेना, प्रशासन और लोक कल्याण का व्यय किया जाता था। एच वर्ग और श्रम संरचना, सोशल लेबर एस्पेक्ट्स। समाज में श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। कृषि, शिल्प, व्यापार, प्रशासन, श्रेणी प्रणाली, गिल्ड सिस्टम का विकास हुआ। ये शिल्पकारों और व्यापारियों का पेशेवर संगठन था। आर्थिक रूप से ये पूर्व पूंजीवादी परंतु संगठित अर्थव्यवस्था थी। शिक्षा और ज्ञान के केंद्र। 1. तक्षशिला, गंधार, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। विषय वेद, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, राजनीति, युद्धकला। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि, कौटिल्य, जीवक। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, मध्य एशिया तक विद्यार्थी आते थे। 2. वाराणसी, काशी, वैदिक और दार्शनिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र।
विषय वेद, व्याकरण, संगीत, शिल्प, दर्शन। धर्म व दर्शन की राजधानी मानी जाती थी। 3. उज्जैनी, अवंती, खगोल, गणित और ज्योतिष का प्रमुख केंद्र। बाद में वराहमिहिर जैसे आचार्यों की भूमि बनी। 4. वैशाली, वज्जी, गणराज्य प्रणाली और राजनीतिक दर्शन का अध्ययन केंद्र। जैन और बौद्ध शिक्षा दोनों का विकास। 5. कौशांबी, मथुरा, श्रावस्ती, बौद्ध शिक्षा, ध्यान, विनय और नीति की शिक्षा के केंद्र। व्यापारिक नगर होने के कारण अर्थशास्त्र और प्रशासन का अध्ययन भी। शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं: गुरुकुल परंपरा, नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा। विषय दर्शन, चिकित्सा, गणित, आयुर्वेद, नीति। माध्यम संस्कृत, प्राकृत, पाली। राजकीय संरक्षण, भूमिदान और करमुक्ति। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। धार्मिक पृष्ठभूमि 6वीं शताब्दी ईपू तक वैदिक धर्म कर्मकांड प्रधान और वर्गीय हो चुका था। इसी काल में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने सरल, नैतिक और तर्कसंगत जीवन की बात की। ये काल धार्मिक संक्रमण, रिलीजियस ट्रांजिशन का युग था, वैदिक से उत्तर वैदिक और श्रमण परंपरा की ओर। 1. वैदिक परंपरा का विकास। यज्ञ, हवन और देव पूजा जारी रही, परंतु दार्शनिक सोच, यूपैनिशैडिक थॉट का विकास हुआ। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष जैसे विचार उभरे। ज्ञान कांड का विकास। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग धार्मिक अध्ययन में भाग लेने लगे। सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक मंत्र, संगीत और नाट्य का प्रसार जारी रहा। 2. श्रमण परंपराएं, श्रमणा ट्रेडिशंस। बौद्ध धर्म। संस्थापक गौतम बुद्ध, 563-483 ईपू। कपिलवस्तु, कौशल राज्य। सिद्धार्थ ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया। मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाए। बौद्ध संघ बने। शिक्षा, आचार और संगठन का प्रसार हुआ। ध्यान, विनय और नैतिकता पर बल। वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह प्रमुख बौद्ध केंद्र बने। बी. जैन धर्म। संस्थापक महावीर स्वामी, 599-527 ईपू। वैशाली, लिच्छवी गणराज्य। सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सप्तभंगी तर्क और स्याद्वा दर्शन विकसित हुआ। जैन संघों ने सामाजिक समानता और त्याग का प्रचार किया। महत्व: दोनों ने समाज को कर्मकांड से मुक्त कर नैतिकता, करुणा और तर्क की दिशा दी। 3. अन्य धार्मिक विचारधाराएं। आजीवक संप्रदाय, मक्खली गौशाला नियतिवाद, फेटलिज्म और कठोर तपस्या पर बल। लोकायत बटा चार्वाक दर्शन, भौतिकवादी और नास्तिक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्य। इन सभी ने धार्मिक बहुलता, रिलीजियस प्लूरलिज्म को जन्म दिया। 5. सांस्कृतिक विकास। कला एवं स्थापत्य। प्रारंभिक स्तूप, विहार और चैत्य निर्माण प्रारंभ हुआ। राजगृह, सारनाथ। मृदभांड कला, NBPW पॉटरी, शहरी संस्कृति का प्रतीक। मूर्ति कला का आरंभिक रूप, बौद्ध और जैन प्रतीकात्मक चिन्ह, चक्र, पद्म, वृक्ष। बी. साहित्य। संस्कृत और प्राकृत साहित्य का विकास। वेद, उपनिषद, पाली त्रिपिटक, जैन आगम। पाणिनि की अष्टाध्यायी, व्याकरण, कात्यायन, यास का निरुक्त, भाषा शास्त्र का उत्कर्ष। सी. संगीत, नृत्य, नाट्य। वैदिक सामवेद परंपरा से संगीत का विकास। नृत्य और नाट्य धार्मिक अनुष्ठानों का भाग बनने लगे। डी. सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। शहरों में विविधता, व्यापारी, शिल्पकार और भिक्षु वर्ग का उदय। स्त्रियों की भूमिका में धीरे धीरे सीमितता, किंतु गार्गी,
मैत्री जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों के बीच संघर्ष। अधिकांश महाजनपद एक दूसरे से शक्ति, क्षेत्र और व्यापार मार्गों के लिए संघर्ष करते रहते थे। मगध ने क्रमशः अंग, काशी, कौशल, वज्जी, अवंती आदि राज्यों को विजित कर लिया। ये विस्तारवादी नीति ही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बनी। महाजनपदों से साम्राज्य की ओर संक्रमण। जैसे जैसे कुछ महाजनपद अधिक शक्तिशाली हुए, वैसे वैसे उन्होंने अन्य जनपदों को अधीनस्थ करना शुरू किया। मगध, जो प्रारंभ में एक महाजनपद था, धीरे धीरे एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और आगे चलकर गुप्त वंश इसी क्षेत्र से उभरे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। 16 महाजनपद न केवल भारत के प्राचीन इतिहास का मूल स्तंभ है, बल्कि ये भारतीय राजनीति, धर्म, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की नींव भी है। ये कालखंड प्रजातंत्र और राजतंत्र, धार्मिक उदारवाद, शैक्षणिक समृद्धि और सांस्कृतिक नवजागरण का काल था। महाजनपदों ने भारत को सामूहिक शासन, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक चतुराई और आर्थिक प्रबंधन की परंपरा प्रदान की।